हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉक्टर साक्षी बरनवाल चैनल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज माइटोसिस के बारे में। तो बच्चों, जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो उसमें बहुत से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो मेनली जो स्टेप्स हैं उसके नाम हैं क्या, जल्दी से बताइए। फर्स्ट फेज इज नोन एज प्रोफेज, देन वी हैव मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये चारों फेजेस आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस लेक्चर के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramya डेंटल कॉलेज। So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and many more. चलिए, तो बच्चों ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, अपडेट्स, जो भी सेशंस आ रहे हैं वो सारी चीज़ों का पता चलता रहता है। इसके अलावा इस ग्रुप पे आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको पता रहे कि कब कौन से सेशंस आ रहे हैं। चलिए, तो हम बात करें आज माइटोसिस की, जिसमें बहुत सारे फेज हैं। हमने कल बात की थी इंटरफेज की, जिसके बाद एम फेज शुरू होता है। एम फेज ही माइटोसिस का फेज होता है, जिसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है और फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितनी? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर है माइटोसिस को कंप्लीट करने का। तो चलिए सबसे पहले फेज से शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रोफेज। तो माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी डुप्लीकेट करता है। बहुत इजी है वर्ड, डुप्लीकेट करता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्म में, और फाइनली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल में जाएगी, क्योंकि डिवीजन से पहले ये रेप्लिकेट हो चुकी रहती है। यानी कि जो डॉटर सेल है उसमें भी पेरेंट के बराबर ही क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 2n इन नंबर। क्लियर है? चलिए, तो ये है हमारे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस और ये है इसका एंड रिजल्ट। माइटोसिस के सेल जो होते हैं, माइटोसिस जिन सेलों में होता है उनको सोमैटिक सेल कहते हैं, इसलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके ऑटोजोम्स होते हैं, जो कि कितने होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में। बाकी 1 पेयर में मियोसिस होता है, दैट इज सेक्स सेल, जर्म सेल, जिसके अंदर मियोसिस हो रहा है। तो ये सोमैटिक सेल हैं, जो कि नॉर्मल सेल हैं, ग्रोथ और रिपेयर में यूज होते हैं, ठीक है। माइटोसिस फॉलोइंग 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। कैसे? पहला है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सारे फेजेस को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोफेज आएगा, ये सबसे लंबा फेज है हमारे इस एम फेज का। पहले हमने देखा था कि 95% जितना भी टाइम होता है पूरे डिवीजन के अंदर, सेल साइकिल के अंदर, उसमें 95% आपका इंटरफेज ले लेता है। बाकी के जो 5% बचते हैं वो एम फेज लेता है, और एम फेज में भी मैक्सिमम टाइम प्रो फेज ले लेता है। अगर एम फेज आपका 24 क्या है यहाँ पे 50 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन ड्यूरिंग दी माइटोटिक फेज, तो तकरीबन 50 मिनट तक का आपका टाइम ले लेता है। क्या? ये प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज भी आगे चल के 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, कैसे वो बात करेंगे। तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ दी एम फेज की बात हो रही है। एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? आपका प्रोफेज, ठीक है। आपका प्रोफेज ये याद रखना कितना है, 50 मिनट्स के लगभग का होता है, ठीक है। इसके ये कब शुरू होता है? जस्ट आपके S और G2 फेज के पास। S और G2 फेज जो इंटरफेज के होते हैं, ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका ये फेज शुरू हो जाता है। यानी कि जब G2 फेज में आपके सारे सेल ऑर्गेनल भी रेप्लिकेट कर चुके होते हैं, उसके पहले DNA रेप्लिकेट कर चुका है, यानी अब सब चीज़ अब क्रोमोसोम पे निर्भर है। तो इस फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस देखे जाने लगेंगे। कैसे? आपका जो क्रोमैटिन नेट था, क्रोमैटिन फाइबर है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो फाइबर धागे सुलझने लगेंगे और कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। अनटैंगल होने लगेंगे, यानी सुलझ रहे हैं, और क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, यानी क्रोमोसोम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगा है।
इसके अलावा हमारा जो सेंट्रियोल है, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट है, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो एस फेज के दौरान ही डुप्लीकेशन में चला जाता है, लेकिन इस फेज में वो टुवर्ड्स द पोल जाने लगता है, दोनों पोल की तरफ जाने लगता है। यानी एक सेल है और इसमें दो पोल्स होंगे, एक ये और एक ये, यानी इस तरफ अगर आपका एस्ट्रल रेज यहाँ है तो ये इस तरफ की तरफ अपने पोल्स की तरफ बढ़ने लगता है। क्लियर है? आपके सेंट्रियोल के अराउंड एस्ट्रल रेज अरेंज्ड होते हैं, जो कि प्रोटीन के फॉर्म होते हैं। जब आप अपना सेंट्रियोल देखोगे तो ये स्टार शेप का आपको कुछ दिखता है चमकता हुआ, तो इसके अराउंड एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रल रेज। ये एस्ट्रल रेज हैं जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं और किस में देखे जाते हैं, एनिमल सेल में, क्योंकि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में देखा जाता है, बाकी किसी में नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो प्रोफेज इनिशिएशन फेज है, चीज़ें अब क्रोमोसोम में चेंज होने लगी हैं, आपका क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू किया है। अब ये भी दो फेजेस में डिवाइडेड है, दो सब फेज है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। एक शुरुआती का दौर और एक जो प्रोफेज के एंड में देखा जाता है, इसको भी दो फेज में डिवाइड किया क्योंकि इसमें चेंजेस देखे गए। ठीक है, चेंजेस देखे गए काफ़ी हद तक। अभी यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में आप देख रहे हो कंडेंसेशन शुरू हुआ है क्रोमैटिन का। एस्ट्रल रेज जो है वो अभी सोच रहे हैं कि अब टुवर्ड्स द पेरिफेरी जाना है। ठीक है, आपके सेंट्रियोल में एस्ट्रल रेज अभी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन लेट प्रोफेज में क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गया तकरीबन और ये एस्ट्रल रेज आ गई हैं और अब आपका सेंट्रियोल टुवर्ड्स द पोल मूव करने लगा है। चल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। बहुत सिंपल है, कंडेंसेशन शुरू कर दिया है, स्पिंडल फॉर्मेशन भी कर रहा है साथ साथ, क्योंकि आपका सेंट्रियोल भी तैयार हो रहा है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन में भी आपका प्रोफेज मदद करता है। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल कैसे बनता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीनेशियस आपके कॉन्स्टिट्यूएंट माइक्रोट्यूब्यूल से जाके इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, इकट्ठे होने लगते हैं कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ताकि ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए और माइटोटिक स्पिंडल को एट द एंड बना पाए, क्योंकि आगे इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। माइटोटिक स्पिंडल किसके बीच में बनेगा, दो सेंट्रियोल के बीच में बनेगा, जो कि पोल्स की तरफ जाना शुरू करने वाले हैं, बस टुवर्ड्स द पोल ये मूव कर रहे हैं अब, तो इनके बीच में ही ये स्पिंडल बनेगा। इससे पहले से इनका सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया गया है कि जब ये पोल पे पहुंच जाएंगे तो स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू कर देना है। ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या है, अब आपका क्रोमोसोम ठीक है बनना शुरू हो गया है, साथ साथ जो ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो चुकी होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप चला जाता है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, इनका कोई यूज नहीं है सेल डिवीजन में, तो ये खत्म हो चुके रहते हैं। इसके साथ साथ आपका एंड ऑफ प्रोफेज मार्क होता है और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे इस समय गायब हो चुके हैं। बेसिकली एक प्रॉपर क्रोमोसोम और आपके सेंट्रियोल ही दिख रहे होते हैं। ठीक है, देखो स्पिंडल फॉर्मेशन बहुत बारीक मात्रा में बनना शुरू हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। अब ये एक नया मुद्दा आ गया भाई, ये क्या है, एनेस्ट्रल माइटोसिस वो होती है जिसमें एस्टरेज नहीं होते हैं, जिसमें सेंट्रियोल भी नहीं होते। वो प्लांट्स में देखे जाते हैं, हायर प्लांट में कोई एस्ट्रल रेज नहीं होते, कोई सेंट्रियोल नहीं होते। होते किसमें, एनिमल में, वो होते एम्फीएस्ट्रल, जिसमें एस्ट्रल रेज भी प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। तो यही मेन डिफरेंस है, एनिमल सेल को एम्फीएस्ट्रल कहा जाता है क्योंकि इसमें एस्ट्रल रेज प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल को एनेस्ट्रल कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई सेंट्रियोल या फिर आपके एस्ट्रल रेज नहीं होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द पोल ये आपके एस्ट्रल रेज और सेंट्रियोल पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है, बस स्पिंडल फॉर्मेशन बीच में हो गया है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएंगे मेटाफेज। जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था तब भी हमने इसकी बात की थी। क्रोमोसोम्स में जब हम बात करेंगे तो मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और क्लियर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, क्रोमैटिन फाइबर पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है, यानी क्रोमोसोम इस समय शॉर्टेस्ट होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्लियर भी
होते होंगे हैं। ठीक है, चलो, क्रोमोसोम स्प्रेड आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड सीम टू बी स्लाइटली शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट ऑफ ऑल। तो ये फेस सबसे प्रोमिनेंटली आपके क्रोमोसोम्स को दिखा रहा है। और कैसे दिखा रहा है? इसके साथ इसकी सिस्टर क्रोमैटिड भी होते हैं, सेंट्रोमियर भी दिखता है, काइनेटोकोर भी दिखता है। ये सब क्या है? मैंने क्रोमोसोम्स में आपको पढ़ाया है, भूल गया तो कोई बात नहीं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। जब हम क्रोमोसोम को इस समय माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या देखते हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। तो मान लो ये क्रोमोसोम है आपका, इसमें ये सिस्टर क्रोमैटिड दिखते हैं। ये क्या है? ये हैं आपकी सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है ये? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, ये आपका होगा सेंट्रोमियर, जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और 2 आर्म होंगे हर क्रोमैटिड के, इधर एक इधर। ठीक, तो ये सेंट्रोमियर के थ्रू स्पिंडल से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इस सेंट्रोमियर के अंदर काइनेटोकोर होते हैं, 2 प्रोटीन डिस्क, 2 प्रोटीन डिस्क जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पे स्पिंडल एक्चुअली अपने आप को अटैच कर रहा होता है। ठीक है, ताकि वो क्रोमोसोम को होल्ड कर पाए। क्लियर है? चल, स्पिंडल फॉर्मेशन काइनेटोकोर पे ही अटैच होता है। सेंट्रोमियर बेसिकली आपको ये डोनेट करता है कि यहाँ से डिनोट करता है कि सेंट्रोमियर पे सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। एम फेज में बेसिकली पूरे इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपके क्या क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, यानी कि सेंटर पे आके आपके स्पिंडल के थ्रू अरेंज हो चुके हैं सारे क्रोमोसोम्स। स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट अलोंग द स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल्स। बेसिकली जो आपका सेल है, अगर देखें, हाँ ये देखो आपका सेल है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे मेटाफेज में, ये सब आके इक्वेटर पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं सीधे सीधे। देखो इसी को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जब पूरा इक्वेटर में स्ट्रेट अरेंज हो जाता है तो एक प्लेट बनती है जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। कितना अच्छा डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, जो आपको अलाइन करने में बहुत ईजी रहेगा कि मेटाफेज एक्चुअली होता क्या है। तो ये स्टेज है मेटाफेज की बेसिकली। ठीक है, चलिए, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल के थ्रू जुड़े होते हैं। एस्ट्रल रेस अपने दोनों पोल्स पे पहुंच गई, सेंट्रियोल अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं और वहां से स्पिंडल फॉर्मेशन प्रोमिनेंटली दिखता है। ठीक है, ये रहा आपका मेटाफेज। इसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज बहुत छोटे ड्यूरेशन का होता है और बहुत जल्दी निकल जाता है। 2 से 3 मिनट में एनाफेज खत्म हो जाता है। क्या होता है इस समय? अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए रहते हैं इक्वेटर पे, ये क्या होते हैं? अलग होना शुरू करते हैं। ठीक है, इन्हें पुल मिलता है टुवर्ड्स द पोल और ये 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम को एनाफेज कहते हैं बेसिकली। और स्प्लिटिंग के बाद ये अपने अपने पोल्स की तरफ जुड़ने लगते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड टूट जाती हैं और एक एक क्रोमैटिड अपने अपने पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। तो दिस फेज इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए सिस्टर क्रोमैटिड अब टूट गई हैं। एक एक सिस्टर क्रोमैटिड टुवर्ड्स देयर पोल दे आर मूविंग, उल्टा अपने पोल्स की तरफ ही जा रहे हैं सारे। ठीक है, ये सारी की मूवमेंट अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ हो रही है। तो ये होगा आपका एनाफेज, जब 2 टोटल सेल के एक्चुअली क्रोमैटिड्स अपने अपने पोल के पास पहुंच जाएंगी और वहां पहुंचने के बाद न्यूक्लियाई बनाने लगेंगी ऑपोजिट पोल पे। ठीक है, जो आपका स्पिंडल फाइबर गाइड कर रहा है। इसमें चेंजेस क्या देखे जा रहे हैं? स्प्लिटिंग हो गया है किसका? क्रोमैटिड का, सेंट्रोमियर से, और सेपरेशन हो चुका है क्रोमैटिड का। और दूसरा मूवमेंट होने लगा क्रोमैटिड का टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो ये 2 चीजें एनाफेज में होती है और बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो ये टूट रहे हैं और दोनों एक दूसरे के से दूर जा रहे हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ये प्रॉपर एनाफेज यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम के थ्रू, इस एनिमेशन के थ्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेज, जिसको टीलोफेज कहते हैं, जो कि बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होता है। जो जो चीजें प्रोफेज में गायब हो गई हैं वो सारी चीज टीलोफेज में वापस आने लगती हैं।
तो अब हम प्रोफेज को याद करेंगे। प्रोफेज में आपका क्रोमैटिन कंडेंस होने लगा था, यानी अब क्रोमोसोम वापस से क्रोमैटिन बनाने लगेगा। न्यूक्लियोलस गायब हो रहा था, यानी न्यूक्लियोलस वापस आने लगेगा। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया था, वो भी वापस आने लगेगा। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल गायब हो गए थे, वो भी वापस आ जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस टीलोफेज में देखते हैं, जब आपके क्रोमोसोम्स दोनों डिफरेंट पोल पे पहुंच जाते हैं और वहां पे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, रिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब क्रोमोसोम अपने इंडिविजुअलिटी खो के क्रोमैटिन फाइबर को वापस बना चुकी है। अब क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, अब क्रोमैटिन फाइबर दिखने लगते हैं, जो कि डिफरेंट पोल पे कलेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का क्लस्टर बन रहा है at the opposite spindle pole and they have lose their identity, basically they have formed into chromatin net। दूसरा न्यूक्लियर एनवलप वापस आ जाता है, ठीक है, एट द पोल, जिससे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ साथ सारे न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका भी फॉर्मेशन होने लगा है। तो बेसिकली 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे न्यूक्लियाई यहाँ तक बने हैं, साइटोप्लाज्म एक ही है, सेल एक ही है, उसके अंदर देखो इस तरह का कोई फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिए इस फिगर को कि आपका 2 न्यूक्लियाई बन गया है, बट अभी भी सेल एक ही है। सेल एक ही है, सेल में कोई डिवीजन नहीं देखा गया है, यानी सिर्फ 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म टिल दिस स्टेज। यानी अभी सेल का डिवीजन बहुत ज़रूरी है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ज़रूरी है, ताकि 2 डॉटर सेल बन पाए। और इसके नेक्स्ट स्टेप को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि यहाँ से साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है और माइटोसिस के होने से क्या क्या हमारे सेल्स में क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि वाई माइटोसिस इज हैपनिंग एंड वाई इट इज़ हेल्पिंग आउट द सेल फॉर इट्स क्या कहेंगे मेंटेनिंग इट्स कंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि सेल कैसे अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें माइटोसिस से कैसे हो रही हैं, क्यों ज़रूरी है इनका होना, और फाइनली सेल का साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको सारे फेजेस क्लियर हैं। अभी आपके माइटोसिस के 4 जो मेन फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक होती है, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आई विल एक्सप्लेन यू और हेल्प यू आउट। इसके अलावा अब बच्चों मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, जिसका जवाब आपको अगेन कमेंट सेक्शन में ही देना है। देखते हैं कौन सबसे सही जवाब देता है। इसके अलावा बच्चों ज़रूर अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड से, ताकि उन्हें भी पता रहे कि ऐसे सेशंस आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो लोग नए आए हैं वो लाल बटन सब्सक्राइब वाला ज़रूर दबा देना, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा सेशन आ रहा है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि भाई ये सेशन आ चुका है। वैसे डेली 12 बजे मैं एक सेशन निकालती हूँ आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई में पूरी मदद कर सकूँ। इसके अलावा सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे, आपके नीट रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड, ऑल दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बायोलॉजी एंड योर every general discussion is here. Okay बच्चों party, so let's go to the questions for today. In which stage of cell division number of chromosome is best counted? ठीक है, कौन से स्टेज में सेल डिवीजन के क्रोमोसोम बेस्ट काउंटेड या बेस्ट विजिबल होते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना, और मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को ये आंसर पता है अगर आपने ढंग से सेशन सुना है। During which stage the chromosome first becomes visible? पहली बार क्रोमोसोम किस स्टेज पे विजिबल होता है? क्वेश्चन समझिएगा तब आंसर दीजिएगा। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स। टिल देन के लिए बच्चों थैंक यू। टिल द नेक्स्ट लेक्चर सून मैं आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, ताकि आपकी पूरी मदद कर पाऊँ अपनी प्रिपरेशन में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन। एंड बच्चों सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, और इस कोविड को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।